हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति एंड यू आर वाचिंग एडुशंकर। आज हम इस सेशन में यूपी पीसीएस 2023 टेस्ट सीरीज संख्या 7 पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? सुभाष चंद्र बोस, सी.आर. दास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो स्वराज पार्टी का गठन सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया है। तो सही ऑप्शन 2 और 4 यानी कि सी ऑप्शन। तो मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास द्वारा किया गया स्वराज पार्टी का गठन। और स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य जो था वह है कांग्रेस के अंदर ही रहकर, ये जो स्वराज पार्टी है ये कांग्रेस के अंतर्गत थी, ये कांग्रेस है और कांग्रेस के अंतर्गत ही स्वराज पार्टी थी। तो इनका मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस के अंदर रहकर चुनाव में हिस्सा लेना। जो भी चुनाव हो रहे थे उनमें स्वराज पार्टी हिस्सा लेती। और इसके बाद विधानसभा में स्वदेशी सरकार के गठन की मांग के न मानने पर, जो विधान परिषद है उसमें स्वदेशी सरकार के गठन की मांग न मानने पर विधान परिषद की कार्यवाही में ये लोग बाधा डाल देते। और स्वराज जो पार्टी थी उसके अंतर्गत ये विट्ठल भाई पटेल थे। तो इन्हें स्वराज पार्टी के अंतर्गत ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको अध्यक्ष चुना गया केंद्रीय विधानसभा के रूप में। तो इन्हें केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ साथ अगर अरेंजमेंट पूछा जाए खिलाफत असहयोग और स्वराज पार्टी का, तो अरेंजमेंट भी है। सबसे पहले खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है 1919 में, फिर असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है 1920 में, और चौरा चौरी कांड जब होता है इसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है स्वराज पार्टी। इसकी स्थापना होती है 1923 में। तो ये है अरेंजमेंट, भी कभी कभार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनशा वाचा। सही ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। और अगर पूछा जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे कि गरम दल के नेता, तो सही आंसर नरम दल के नेता। और नरम दल के नेता होने के साथ साथ ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। और इन्होंने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। और 1905 ईस्वी में ही इन्होंने कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था तो इसकी इन्होंने अध्यक्षता की। और इसी कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार स्वशासन की मांग की गई थी। इसके साथ साथ इसी अधिवेशन के अंतर्गत बंगाल विभाजन एवं कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति की आलोचना की गई, इसे क्रिटिसाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप, जो प्रायद्वीपीय भारत की दो नदियां हैं प्रमुख रूप से नर्मदा एवं ताप्ती, ये अरब सागर में गिरती हैं। इसका कारण बताया गया कि ये नदियां भ्रंश जनित हैं, यानी कि ये भ्रंश के अंतर्गत प्रवाहित होती हैं। इस कारण ये प्रायद्वीपीय ये अरब सागर में गिरती हैं। तो सही ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी कर रही हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर देखा जाए नर्मदा और ताप्ती नदियाँ कहाँ से निकलती हैं ये सारी चीज़ें, तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। अमरकंटक ये यहाँ पर पड़ेगा। अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है। नर्मदा नदी का तो होता ही है, इसके साथ साथ सोन नदी इस डायरेक्शन में जाती है, नर्मदा नदी यहाँ आती है, और महानदी का भी उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। तो इसके लिए एक नाम लिया जाता है सोनम यानी कि सोन, ये रहा नर्मदा, ये और महानदी ये, तो ये तीनों मिलकर के क्या बनाती है? सोनम, तीनों नदियाँ। और ये अमरकंटक से निकलती हैं, अमरकंटक के पठार से। अमरकंटक का पठार किसके अंतर्गत आएगा? तो सतपुड़ा के अंतर्गत। सतपुड़ा में मैकाल रेंज पड़ती है, उसके अंतर्गत आ जाएगा। ये क्षेत्र मैकाल रेंज का है। और अगर इसके साथ साथ ताप्ती का पूछा जाए कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका भी सतपुड़ा रेंज के अंतर्गत ही होता है, सतपुड़ा श्रृंखला जो है। और सतपुड़ा श्रृंखला के अंतर्गत महादेव की पहाड़ी, तो यहाँ पर महादेव पड़ती है और महादेव पर ही बैतूल पठार है, बैतूल पठार, तो वहाँ से इसका उद्गम होता है। और बैतूल इसी महादेव पहाड़ी पर ही सतपुड़ा की सबसे सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ की चोटी, तो यहीं पर पड़ती है धूपगढ़। तो इस डायरेक्शन में पड़ेगा, 1 सेकेंड, यहाँ पर है विंध्य पर्वत और ये बीच में पड़ता है सतपुड़ा। तो सतपुड़ा और विंध्यन के बीच में, ये विंध्यन है ये सतपुड़ा, तो सतपुड़ा और विंध्यन के बीच में ताप्ती नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, ये रही नर्मदा नदी।
और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है और ये दोनों अरेबियन सी के अंतर्गत अपना पानी छोड़ती हैं और यहीं पर है खंभात की खाड़ी, तो इसमें अपना जल गिराती हैं और ये दोनों नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी, ये यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं और इसी खंभात की खाड़ी में एक द्वीप है जिसे कहते हैं आलिया बेट। तो आलिया बेट इन्हीं दो नदियों के पानी जब नीचे गिरता है तो उसी के परिणाम स्वरूप आलिया बेट का ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाला राज्य यानी होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सेकंड आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। सी उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। डी मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। सबसे पहले देख लेते हैं कि सरदार सरोवर जो योजना है या फिर बांध ये है कहाँ पर। तो नर्मदा नदी पर ही ये है, नर्मदा नदी पर। तो ये गुजरात, ये जो योजना है ये गुजरात के अंतर्गत है, यहाँ पर पड़ेगा। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन से राज्य आ सकते हैं? महानदी कहाँ पर नर्मदा नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो एमपी में और गुजरात में, इन दो राज्यों में मुख्य रूप से हैं। तो और अगर देखा जाए ये जो बांध बना है उसके पास महाराष्ट्र पड़ेगा और राजस्थान। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं इन चार में से कौन कौन से हैं। तो गुजरात है, हो सकता है गुजरात राज्य, गुजरात में क्योंकि है। महाराष्ट्र भी हो सकता है, मध्य प्रदेश भी हो सकता है और राजस्थान भी हो सकता है। सेकंड ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश है तो नहीं हो सकता है, बहुत दूर है। और दूसरा यहाँ पर उड़ीसा है, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ तो नदी ही नहीं जाती है नर्मदा नदी। और अगला है कर्नाटक, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा? ए ऑप्शन एलिमिनेट करने वाला है, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो एलिमिनेशन के आधार पर ये क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? सही आंसर अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया और ये एक मूल अधिकार है। अगर मूल अधिकार बात की जाए, मूल अधिकार किस भाग के अंतर्गत है? तो भाग 3। और मूल अधिकार की में ही एक पूछा जाता है कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? राज्य की परिभाषा, तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा से मतलब है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा। राज्य के अंतर्गत मानव या फिर कोई संस्था, कौन कौन सी संस्था, ये सारी चीज़ें, तो ये राज्य की परिभाषा में ही सब कुछ बताया गया है। मौलिक अधिकार का जनक अगर पूछा जाए कि कौन है मौलिक अधिकार का जनक, तो सम्राट जॉन है। तो सम्राट जॉन जो थे, इन्होंने 1215 ईस्वी में इनके द्वारा नागरिकों के लिए कुछ अधिकार प्रदान किए। ये एक राजा थे, तो इन्होंने नागरिकों के लिए कुछ अधिकार प्रदान किया। उन्हीं अधिकारों को ही मौलिक अधिकार बोल दिया गया और ये जो अधिकार प्रदान किया गया उसे मौलिक अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो पूछा जाता है मौलिक अधिकार का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, किसके अंतर्गत कहा जाता है? तो ये 1215 ईस्वी में जॉन सम्राट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? बी ऑप्शन अनुच्छेद 76। तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। फिर जो बाकी अनुच्छेद थे, तो अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, चुनाव वगैरह, तो उससे संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसका निर्णय कौन करेगा अंतिम रूप से? तो सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का हल निकाला जाता है। ऐसे अनुच्छेद 74। तो अनुच्छेद 74 में किसके बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद क्या है? कार्यपालिका। यह एक कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? नाम मात्र रूप में राष्ट्रपति, और जो वास्तविक होता है वो होता है प्रधानमंत्री, और बाकी सब मंत्री होते हैं। तो इन्हें सहायता यानी कि पीएम, जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट, इनको सहायता देने के लिए ये इतने लोग होते हैं प्रधानमंत्री समेत।
तो इसी के बारे में किस में बताया गया है, 74 में। 148 में क्या है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे कहते हैं कैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह कहाँ गिरेगा, पूछा गया है, उसके साथ क्या होगा। तो सही आंसर, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा अंतरिक्ष यान। तो रीजन क्या है इसके पीछे, तो अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव के कारण सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तो है नहीं, तो जिस डायरेक्शन में यान होगा उसी डायरेक्शन में सेब भी गति करने लगेगा। नेक्स्ट है, निम्न फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है, मतलब एक पेट्रोलियम पादप के रूप में कौन सा पेड़ है, अरहर, मटर, चना, करेज। तो इसमें से क्या हो सकता है, करेज, डी ऑप्शन। तो करेज के बारे में क्या है, ये एक पेट्रोलियम पादप के रूप में आता है पौधा, और इसका वैज्ञानिक नाम पोंगामिया पिनाटा है। तो यह पोंगामिया पिनाटा तेल, इससे तेल प्राप्त किया जाता है और यह बायोडीजल के रूप में एक सोर्स के रूप में वर्तमान में यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशंस से क्या आशय है। तो इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन को OMO भी बोलते हैं, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये क्या है, सिक्योरिटीज़ के व्यापार से संबंधित है। इसके अंतर्गत सिक्योरिटी को बेचा और ख़रीदा जाता है, सिक्योरिटी को बेचा और ख़रीदा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, मतलब जैव विविधता को कौन सा कारक बहुत ज़्यादा इसका ह्रास करता है। तो आनुवांशिक आत्मसात्करण, परभक्षियों का नियंत्रण, प्राकृतिक वास का विनाश और कीट नियंत्रण। तो इसमें से कौन हो जाएगा सबसे ह्रासजनिक, प्राकृतिक वास का विनाश, यानी जो नेचुरल रूप से जो स्थान है, अगर उन सब चीज़ों को समाप्त कर दिया जाएगा तो वो जैव विविधता के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। तो ये बताया गया है, जैसे कि जंगलों को काट कर नगरीकरण को बढ़ावा दिया जाए, तो ये सब क्या है, जैव विविधता का ह्रास ही तो है। इसके साथ साथ औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, तो प्राकृतिक संसाधनों को दोहन करके औद्योगिक उत्पादन, नगरीकरण, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए, तो इससे क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा कि प्राकृतिक जो स्थान है, प्राकृतिक वास से उन सब चीज़ों का विनाश हो जाएगा और जैव विविधता समाप्त होने लगेगी धीरे धीरे करके। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की टेस्ट सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।